आपका टॉपिक है एमएमसी फेज 6। ठीक है, देखो जो फेज 6 है ना, ये बहुत छोटा सा है। मतलब फेज 6 ना मैंने पार्ट्स के अंदर डाल दिया। मतलब ऐसा होता है कि जैसे हमारे पास होता है, यहाँ पर मैं आपको कैंडल्स के विक्स और प्रेशर के बारे में बताऊंगा। विक्स एंड जो शेडोज के, प्रेशर नहीं सॉरी, विक्स और शेडोज के कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा। इसमें सारी चीज़ें वही है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। ठीक है, फेज का मतलब आप लोग चैप्टर समझ सकते हो। जैसे चैप्टर होता है ना, एक बुक का चैप्टर होता है, तो वो फेज का मतलब होता है किस तरीके से उसका। पहले समझो ये दोनों में क्या फर्क होता है। देखो जैसे मान के चलो एक कैंडल है, कोई भी कैंडल है, इसकी ऊपर की लाइन है और इसकी नीचे की लाइन है। इसी तरीके से एक और कैंडल है, वो कैसे भी हो सकती है। अगर उसके पास लाइंस हैं ऊपर नीचे, छोटी बड़ी कैसे भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर एक कैंडल ग्रीन है, ठीक है, और जो दूसरी कैंडल है वो रेड है, तो दोनों में ये फर्क होता है कि जो ग्रीन कैंडल की ऊपर की लाइन होती है उसे हम लोग विक कहते हैं। मैंने बहुत बार तुम्हें बताया हुआ है। ठीक है, लेकिन जो रेड कैंडल की ऊपर की लाइन होती है ना, उसको विक नहीं कहते। ठीक है, रेड कैंडल की नीचे की लाइन को हम लोग विक कहते हैं। ठीक है, जैसे एक मोमबत्ती होती है ना भाई, मोमबत्ती अगर है तो उसके ऊपर का जो लाइन होती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बत्ती बोलेंगे, जो जलती है। ठीक है, इसी तरीके से जो ग्रीन कैंडल का नीचे की लाइन होती है उसे हम लोग बोलते हैं शेडो। ठीक है, उसे बोलना हम तो शेडो। इसी तरीके से रेड कैंडल की ऊपर की लाइन होती है शेडो, क्योंकि रेड कैंडल जो होती है ना वो मार्केट में उल्टी लटकी रहती है, इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं। अब ये कैसे काम करती है, पहले ये समझो कि ये काम कैसे करती है, हमें समझ में कैसे आएगा कि जो विक है हमें देखना किस तरीके से आज इसको। तो मतलब मैं अगर तुमसे बोलता हूँ कि बुलिश प्रेशर आ रहा है, तो एक्चुअल में वो किस कैंडल के अंदर होता है। ठीक है, अभी मैं अगर आपसे बोलूँ कि बेरिश प्रेशर आ रहा है, तो वो एक्चुअल में किसके अंदर है? क्या वो ग्रीन कैंडल के अंदर है, या वो रेड कैंडल के अंदर है, या वो दोनों में से किसी में भी नहीं है? ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि किसी भी कैंडल के अंदर हो सकता है कि प्रेशर ही ना हो। तो आज आपको मैं सबसे पहले विक्स के बारे में बताऊंगा। देखो विक क्या होती है। अगर मोमबत्ती को ऊपर से काट देंगे, मतलब एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझना इसे समझने के लिए। जैसे मान के चलो एक हमारे पास ना मोमबत्ती है, एक कैंडल है। ये हमारे पास एक दिवाली की कैंडल है, एंड इसके अंदर एक ना बत्ती होती है, इसको हम लोग बोलते हैं विक। ये तुम जानते हो। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या इस मोमबत्ती को जलाने के लिए इसके जो अंदर की लाइन होती है ये बिल्कुल अंदर तक रहती है, और इसके आप नीचे देखोगे ना तो वो ऐसे घूमी हुई रहती है, नीचे से अगर उठा के देखोगे तो ऐसे घूमी हुई रहती है। तो जलाते किस चीज को? नीचे से जलाते हो ऊपर से जलाते हो? और जब ऊपर से जलाते हैं तो कैंडल ऊपर से नीचे होने लग जाती है ना, छोटी होने लग जाती है ना, वो और छोटी होने लग जाती है। वो जलती रहती है लेकिन वो छोटी होने लग जाती है। वो ऊपर से छोटी होती है, इसका मतलब उसका जो रियल प्रेशर है वो ऊपर से पड़ता है। तो जिस कैंडल के ऊपर की लाइन को हम लोग विक कहते हैं, उसमें ऊपर से प्रेशर माना जाता है, नीचे से नहीं माना जाता। तो अगर मैं हैमर के बारे में, ग्रीन कलर की कैंडल है आपके सामने, ठीक है, और उसकी लाइन ऊपर की साइड बनी हुई है, तो ये तभी छोटी होगी जब इसकी ऊपर से जो चीजें हैं, ठीक है, जो ऊपर से जो चीजें हैं इसकी, वो अपने आप को कैसे लेके जा रही हैं। ये जो कैंडल है वो अपने आप को ऊपर से छोटी करती है, इसलिए वो नीचे आती रहती है, ऐसे हो जाती है। इसी तरीके से रियल कैंडल काम करती है। ठीक है, देखो अगर बफरिंग हो रही है तो आप पीछे चले जाओ 4-5 सेकंड, वो हो रही है क्योंकि सैटरडे संडे का टाइम है, लोड पड़ रहा है, हर जगह लोड हो रहा है, वो हर नेटवर्क में हो रहा है, मैंने चेंज करके देख लिया। ठीक है, ठीक हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक है। कोई बात नहीं, मैं दोबारा से समझाता हूँ। अब ठीक है, अब तो नहीं आ रहा? ठीक है, अरे वो हो जाता है, वो बीच बीच में ना हो रहा है, वो एक तो लोड ज्यादा पड़ रहा है ना,
लोगों को ज़्यादा जो अपनी डिस्को वगैरह बजाने आज के दिन, तो नेटवर्क में हो रहा है दिक्कत। ठीक है, बट आप पहले 10-15 सेकंड पीछे चले जाओ स्ट्रीम में। ज़रूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल मेरे साथ न्यूज़ के चैनल की तरह रियल टाइम में देखना है। ठीक है, हाँ। तो अगर हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो वो ऊपर से छोटी होने लग जाती है, तो इसका मतलब जो होता है प्रेशर जो होता है उसका ऊपर से पड़ता है। अगर हमने नीचे से दिया ना, अगर हमने नीचे से प्रेशर दिया, अगर नीचे जलाने लग गए, ठीक है, अगर हम नीचे से प्रेशर देंगे, हम नीचे जाने लगे, तो मोमबत्ती का वो जलने की नहीं है, जलेगी तो ऊपर से जलेगी ना। तो अगर यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि एक ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल बनती कैसे है? ये नीचे से ऊपर बनती है भाई, ग्रीन कैंडल नीचे से ऊपर बनती है। और अगर हमने इसको धक्का देके नीचे कर दिया, यानी कि इससे इसको नीचे ऊपर से जला दिया, यहां से यहां तक जला दिया, इसका वैक्स निकाल दिया, तो इसके अंदर का एरिया बचेगा एक शेडो वाला एरिया। समझ आया? यानी कि इसमें ऊपर से प्रेशर आ रहा है, ये और भी ज्यादा छोटा होता चला जाएगा। जैसे जैसे इसमें प्रेशर बढ़ेगा, जैसे जैसे इसकी बत्ती जलती जाएगी, ये और भी ज्यादा छोटा होता चला जाएगा, और भी ज्यादा छोटा होता चला जाएगा, और भी ज्यादा छोटा होता चला जाएगा। दैट इज हाउ द बेरिश प्रेशर वर्क्स ऑन द कैंडल। जितनी छोटी इसकी बॉडी होगी, उतना ज्यादा मार्केट में ग्रीन कैंडल बेरिश मूव को दर्शाना शुरू करेगी व्हेन दे आर ऑन द टॉप ऑफ द मार्केट। मे बी हम कह सकते हैं कि किसी रेजिस्टेंस जोन पर अगर ये चीजें हो रही हैं। दूसरी भाषा में हम इसको, आपको पता ही है कि हम लोग इसको लिक्विडिटी स्वैप भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन मैं अभी लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट पे बात नहीं कर रहा, मैं आपको भी कैंडल्स के विक के बारे में बताऊं। समझ आया? यहां तक समझ आया सबको? पहले बताओ मुझे। ओके, अगर इसमें नीचे की जो विक है वो ऊपर की विक से लंबी है, यहां पर नीचे की विक की कोई वैल्यू नहीं होती। पहले ये चीज समझने की कोशिश करो। ग्रीन कैंडल के अंदर जो नीचे की लाइन होती है, जो शेडो होती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, क्योंकि उसको कोई नहीं देखता, उसको कोई भी नहीं देखता। इसलिए इसीलिए जो मार्केट में हैमर्स होते हैं वो कभी भी मार्केट के बॉटम पे हर बार नजर नहीं आते, वो हमेशा मार्केट के बीच में नजर आते हैं। जैसे मान के चलो बॉटम पे बुलिश एंगल्फिंग काम कर गई, तो वो आएगा नहीं बॉटम पे, वो बाद में आएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? वो आएगा नहीं एक। इसी तरीके से जैसे मैं आपको समझाता हूं यहां पर कि अगर मान लो कोई कैंडल है और वो उसकी ऊपर की लाइन तो है लेकिन नीचे की लाइन लंबी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नीचे की लाइन कितनी लंबी है। फर्क इससे पड़ता है कि उसके पास जो प्रेशर है वो है, जो इसके पास जो ऊपर से बेयरिश प्रेशर है वो अभी भी इसके पास लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या मार्केट यहां से नीचे जाएगी? इट डिपेंड्स ऑन इट्स लोकेशन। ऐसे कंडीशन में मार्केट में हमें इसकी लोकेशन मैटर करती है कि ये लोकेट कहां पर है, इसकी लोकेशन कहां पर है। रेजिस्टेंस पे है तो हैमर डिस्काउंट के बेसिस पे काम करेगा। अगर ये रेजिस्टेंस पे है तो इट विल वर्क एज ए डिस्काउंट। ये कोशिश करेगा कि किसी भी तरीके से मुझे और अच्छा खासा मूव मिल जाए, यानी कि अपनी डिमांड से ज्यादा डिमांड मांग। ठीक है, समझ रहे हो ना? अब इसी तरीके से अगर इसकी लाइन सेंटर हो जाए, इस तरीके से हो जाए, ठीक, अगर ये ग्रीन कलर, अब तो मैं स्पिनिंग टॉप के एक्यूरेट क्रिएट बताता हूं। अब मैंने तुमसे बोला था कि स्पिनिंग टॉप जो होता है वो डुअल डायरेक्शनल होता है, लेकिन अगर उसका कलर के बेसिस पे मैं बात करूंगा ना, तो वो डुअल डायरेक्शनल नहीं होगा। ठीक है, वो डुअल डायरेक्शनल नहीं होने वाला। वो डिपेंड करेगा अपनी लाइन के ऊपर। वैसे दोनों लाइन सेम है, लेकिन प्रेशर तो ऊपर का है ना, ऊपर का कंसिडर करते हैं ना प्रेशर तो हम लोग। 80% कंडीशन में नीचे की साइड क्लोजिंग करती है मार्केट। समझ में आ रहा है ना क्या? ऐसी तरीके से रेड कलर का होता है। तो विक्स में जब भी हम लोग बात करते हैं, मार्केट में जब भी ऐसा कुछ होता है, तो बेसिकली
वो अपने आप को छोटा करने लग जाती है। मतलब जैसे ऊपर जा रही है तो आपने देखा होगा कुछ ऐसी सिचुएशन वो क्रिएट करती है, जस्ट लाइक जैसे ऊपर जा रही है कोई दिक्कत नहीं है। अब उसमें क्या होता है कि जो उसकी बॉडी है वो धीरे धीरे करके नीचे कम होती है, ऊपर लंबी होने लग जाती है, और बॉडी डिके होने लग जाती है ऊपर से। इस तरीके से उसकी बॉडी छोटी हो जाती है, उसकी लाइन लंबी हो जाती है। एंड देन अगर मार्केट चाहे तो वो पहले अपने आप को नीचे लेके जाती है इस तरीके से एकदम, और फिर बाद में अपने आप को नीचे लेके आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर एकदम नीचे लेके आ जाती है। ठीक है, इस कंडीशन में वो इस तरीके से काम करती है, क्योंकि अगर उसकी बॉडी उसकी शेडो से छोटी होती जा रही है और छोटी होती जा रही है और छोटी होती जा रही है, इसका मतलब यही है कि कैंडल बहुत तेजी से जल रही है ऊपर से। इसका मतलब ऊपर से प्रेशर आ रहा है, और ऐसा कई कई सारी कैंडल के साथ होता है, तो मूव बहुत अच्छा आ जाता है। मूव जो होता है वो बहुत अच्छा आ जाता है मार्केट का। इसी का सेम रेड कैंडल के साथ होता है, उसको मुझे समझाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। उसमें बॉटम का हिस्सा मैटर करता है, उसमें बॉटम का हिस्सा मैटर करता है, टॉप का हिस्सा मैटर नहीं करता। अगर मैं बोलूं बुलिश प्रेशर तो समझो हैंगिंग मैन विद ए मारोबोजू इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पैटर्न इन द वर्ल्ड। एक बुलिश पैटर्न होता है, अगर एक हैंगिंग मैन बॉटम पे बना हुआ है और उसके साथ एक मारूबोजू है, तो आप समझ सकते हो। मैंने बोला आपको रेड कैंडल के बॉटम पे वीक होती है, तो इसके यहाँ पर बुलिश प्रेशर को यहाँ इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, समझ आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? वो बुलिश प्रेशर को इंडिकेट करता है। रेड कैंडल में ऊपर से कोई प्रेशर नहीं होता, कोई मतलब नहीं ऊपर के प्रेशर का। लेकिन हाँ, अगर वो किसी मारूबोजू के साथ है तो वो एक बुलिश एनगल्फिंग का पैटर्न बनाती है, बहुत पावरफुल होता है। अब यहां पर एक कंडीशन क्रिएट होती है कि अब ये बुलिश एनगल्फिंग कैसे फेल होगी। मैंने इसके बारे में नहीं बताया तुम्हें अभी तक। मैं हर बार ये वर्ड यूज करता हूं कि अगर हैंगिंग मैन मारूबोजू के साथ बन जाता है तो वो सबसे पावरफुल बुलिश एनगल्फिंग का पैटर्न बनता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि सबसे कमजोर वो कब बनता है, कमजोर कब हो जाता है वो, मतलब फेल कब होगा। अब मैं इसके बारे में बात करूंगा, उसकी फेलियर के बारे में बात करूंगा। ठीक है, फेल वो तब होगा अगर उसके जो मारूबोजू है, ये तो हमारे पास हैंगिंग मैन है, अगर जो उसका मारूबोजू है वो ऊपर से गल जाए, डिके हो जाए। ठीक है, वो ऊपर से गल जाए। अब इस कंडीशन में ये पावरफुल एरिया नहीं है। ठीक है, अब ये इस कंडीशन में पावर, क्योंकि अगर अपनी ग्रीन कैंडल जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर से छोटी हो जाए, बॉडी उसकी छोटी हो जाए, लेकिन हाँ जो रेड कैंडल है, जो हैंगिंग मैन है, उसकी बॉडी से रेड कैंडल ग्रीन कैंडल अब भी बड़ी है। इसका मतलब एनगल्फिंग तो दिख ही रही है, लेकिन एक्चुअल में ये एनगल्फिंग रियल नहीं है। एक्चुअल में ये एनगल्फिंग रियल नहीं है। अगली कैंडल अगर थोड़ी बहुत उठ गई तो उठ गई, वरना तो नेक्स्ट कैंडल इसको फेल कर ही देती है। ऐसे कंडीशन में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं मार्केट के आफ्टर इफेक्ट्स के कॉन्सेप्ट। बस काम तो करेगी, लेकिन वो पहले फेल कर देगी। उसको फेल कर दिया, इसका मतलब क्या होगा, हमारी तो कैंडल फेल हो गई ना। तो अगर वो काम करना चाहे तो वो आफ्टर इफेक्ट्स में कर सकती है, दोबारा से अपने आप को हैंगिंग मैन और मारूबोजू पहले से ज्यादा पावरफुल बना के लेके। कैसे इस कंडीशन में हो सकता है कि वो दोबारा से अपने आप को पावरफुल मारूबोजू में कन्वर्ट करे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर लाइन नहीं होनी चाहिए। समझ आया? चलो मैं आपको इसको ग्राफ पे दिखाता हूँ, मजा आएगा आपको यहाँ देखने में। ठीक है, जैसे हमारे पास ये एरिया है, एंड यहाँ पर तो मैं दिखाता हूँ, मैं फर्क दिखाता हूँ तुम्हें, फर्क। यू कैन सी हैंगिंग मैन with a marubozu, this is known as the stuffed candle। ठीक है, स्टफ्ड कैंडल। तो इस पैटर्न का नाम है, आपको बताया तो मैंने बताया नहीं, सॉरी। तो जब ये पैटर्न बन जाता है इसको हम लोग इसको दिस इज नॉट एज दी बुलिश एंगल्फिंग, मेरी डायरी में मैं इसको बुलिश एंगल्फिंग नहीं कहता। इस पैटर्न का नाम है स्टफ्ड कैंडल्स। एंड ये आफ्टर इफेक्ट्स में ज्यादा काम करते हैं। समझ आया इनका नाम? इनका नाम होता है स्टफ्ड कैंडल। मैं आपको दिखाता हूं, इसमें सिर्फ ग्रीन कैंडल की जो विक है उसके बेसिस पे कितना बड़ा धोखेबाजी हो जाती है। आप देखो देखो, फेल करते ही मार्केट अपने आप को ऊपर लेके चली गई। बुलिश एंगल्फिंग ही आई है, लेकिन अगली बार देखो वो कैसी आई है,
जो मारूबोजू बनी है वो कितनी अच्छी बनी है, मतलब वो पूरी है, वो ऊपर से उसके अंदर कोई भी लाइन नहीं है, वो बिल्कुल क्लियर है। इसी तरीके से आप यहाँ देखो, यहाँ पर मारूबोजू ऊपर से जो है वो दबी हुई नहीं है, वो ऊपर से गली हुई नहीं है, नीचे से गली हुई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी मोमबत्ती की नीचे से बत्ती निकाल दी, उससे कोई मतलब नहीं है उस चीज से। और वो जो ग्रीन कैंडल, वो रेड कैंडल है, वो अब शूटिंग स्टार बन गया, वो फिर भी यहाँ पर हमारे लिए काम करेगा, क्योंकि वो पहले काम कर चुका है। यहां पर सारा फोकस अब मारूबोजू के ग्रीन कैंडल के ऊपर की विक के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द फेलियर ऑफ ए बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न कब फेल होता है, ये उसका एक तरीका है, किस तरीके से वो फेल होकर हमें दिखाता है। इसी तरीके से आप यहां देख सकते हो, ये देखो कितना बढ़िया हैंगिंग मैन है, लेकिन ऊपर से कैंडल को जला दिया गया है, मार्केट अपने आप को नीचे ली। ठीक है, इसी तरीके से तो वैसे भी ये डिस्काउंट पे बनी हुई है, ज्यादा ऊपर भी चलिए आप देख सकते हो, इस वजह से तो फेल करेगी, फिर वो अपने आप को लेके जाने की कोशिश करेगी। एंड वी हैव ए, ठीक है, तो एक रियल मारूबोजू कैसी होती है इस तरीके से पता लगेगा आपको, और साथ के साथ कह सकते हो कि समझ आया यहां तक लोगों को सबको? ये बहुत बेसिक है, लेकिन तुम्हें बता रहा हूँ ये बहुत सारी चीजें जो होती है ना, वो आपको सॉल्व करने में हेल्प करेगा, बहुत सारी चीजें आपको सॉल्व करने में हेल्प करेगा। एक मिनट रुको। ओके, साउंड आ रहा है मेरा? अब ठीक है, अब लैग तो नहीं कर रहा? देखो मैं पता है, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, होता क्या है कि ना, कैंडल्स के कॉन्सेप्ट के अंदर ना, जो है, जो फेलियोरिटी है वो बहुत ज्यादा होती है। मतलब हमें अपने आप को बचाना सबसे पहले सीखना पड़ेगा। अ, मतलब ऐसा होता है कि अगर हम बचाना सीख जाएंगे ना, तो हमें ये पता लग जाएगा कि हमें असलियत, असली जो एरिया है वो कैसे पता लगेगा। हमें सारे गलत एरिया को ढंग से समझना पड़ेगा कि क्या गलत है, जब भी तो बचेंगे हम उसमें लगाने के लिए। जो सही है वो तो पता ही है सबको भाई सही है, जो गलत है उसको पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं तुम्हें इसी में गलत के बारे में बता रहा हूँ। अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो सुनो ध्यान से, वो किस तरीके से काम करता है। यहां तक सबको समझ में आ गया, क्लियर हो गया ना बिल्कुल? परफेक्ट। ठीक है, मेरे स्ट्रीम पर कोई भी बाई सेल की भीख मांगने नहीं आएगा, अपना कॉइन पसंदीदा बताने नहीं आएगा कि मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए वो कर दो। अगर ऐसे करोगे तो कभी कुछ नहीं सीख पाओगे, पहली बता रहा हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, यस। तो स्टफ्ड कैंडल जो होती हैं वो बेसिकली ऐसी होती हैं कि जिनमें प्रेशर जो ग्रीन कैंडल का होता है वो आपको ऊपर से ज्यादा लगता है। मतलब मैंने आपको बताया ना कि ग्रीन कैंडल में ऊपर से प्रेशर मैटर करता है, और जो रेड कैंडल होती है उसमें नीचे से प्रेशर मैटर करता है। तो अगर यहां पर हमारे सामने ऊपर से प्रेशर ज्यादा आ गया, तो इसका मतलब वो बुलिश एंगल्फिंग फेल होने वाली है इन द फ्यूचर। ठीक है, समझ रहे हो ना? अब समझो, तो मैं दूसरा कॉन्सेप्ट बताता हूं इसी के बेसिस पे, एक नए कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पे। अब नया कैंडलस्टिक पैटर्न समझो क्या होता है, ध्यान से समझो। ठीक है,
होता क्या है कि अगर हम लोग अब शेडोज की बात करें, विक्स का तो यही कॉन्सेप्ट है। अब आपको दुनिया की सारी कैंडल अगर दिखेंगी, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट तो बुलिश एनगल्फिंग ही होती है, लेकिन ठीक है। यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ दूसरा शेडोज के कॉन्सेप्ट की वजह, कि हमें शेडोज कैसे पता लगेगा कि ये होता क्या है। अभी मैं आपको ग्रीन कैंडल के बारे में बताऊंगा। ये कैसे होती है, ग्रीन कैंडल्स के अंदर कैसे होता है। तो जो इनकी लोअर लाइन होती है, जो लोअर लाइन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेडो बोलते हैं। ये मैंने तुम्हें बता ही दिया अभी, समझे ना। जो लोअर लाइन होती है उसे हम शेडो बोलते हैं। अब भाई जिसको नेटवर्क इशू लग रहा है, मैं अब भी कह रहा हूँ पीछे चले जाओ, 10-15 सेकंड पीछे चले जाओ, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पर एक कैंडल बनी हुई है, और ये एक रेड कैंडल है हमारे पास। ये एक रेड कैंडल है हमारे सामने। अब इसके अंदर हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं एक हाई विक हैंगिंग मैन, ऐसे बोलते हैं हम लोग इसको, हाई विक हैंगिंग मैन इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने आपको बताया कि जो नीचे का हिस्सा होता है हम उसको शेडो बोलते हैं, जो नीचे की लाइन होती है उसको हम लोग सॉरी विक बोलते हैं, शेडो नहीं बोलते, विक बोलते हैं। दिस इज नॉन एज दी विक। अब अगर मैं मोमबत्ती को नीचे से जलाना शुरू करूंगा, वैसे तो पॉसिबल नहीं है कि वो नीचे चलो, मान लो इमेजिन कर लो कि ग्रेविटी उल्टी हो चुकी है, अब सारी चीजों का वो ऊपर धक्का देती है, अभी हम नीचे बैठे तो हमें नीचे दे रही है, इमेजिन करो कि ग्रेविटी हमें ऊपर की साइड धक्का देती है, और अब यहाँ पर जो मोमबत्ती है, जो कैंडल है, उसको मैंने उल्टा कर दिया है। अब मेरे पास जो कैंडल है मैंने उसको उल्टा कर दिया, वी हैव लाइक दिस, और अब मैं उसको जला रहा हूं। मान लो थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया उसको मैंने, मान लो, तो उसकी जो लाइट है वो इस तरीके से आपको दिखेगी। मान लो हम अभी भी मान लो ग्रेविटी में ही बैठे हुए हैं, तो उसकी बत्ती है, तो हमें जो आग जलती हुई दिखेगी वो थोड़ी ऐसी दिखेगी, इससे में थोड़ी सी टेढ़ी हो सकती है, ठीक है, थोड़ी सी कह सकता हूँ कि टेढ़ी हो सकती है, उसमें कोई इशू नहीं। ये हमारे पास है यहाँ पर लाइक दिस, लाइक दिस। अब अगर हम इसको जलाएंगे तो ये नीचे से जलती जलती रहेगी, इसका मतलब अगर हमें जलाना है तो नीचे से इसकी जो बॉडी है विक के साथ वो अपने आप को खत्म करती रहती है, खत्म तो नीचे से खत्म करते हैं, वो ऊपर से खत्म नहीं करती, समझ रहे हो। नीचे से खत्म करती रहेगी, ऊपर से जो है खत्म नहीं करेगी। इसी तरीके से रेड कैंडल्स होती हैं वो अपने आप को नीचे से खत्म करती हैं और नीचे से ही बढ़ाती रहती हैं। अगर इसका जो वैक्स है, इसका जो वैक्स होता है जिसे हम लोग कैंडल वैक्स कहते हैं, इसी तरीके से हमारी मार्केट में हम इसको वैक्स नहीं कहते, हम इसको कहते हैं होल्डिंग वॉल्यूम। दिस इज द होल्डिंग वॉल्यूम, इसको हम लोग सेल साइड का सेल साइड होल्डिंग वॉल्यूम, SSHV, ठीक है। जैसे SSL होता है ना, सेल साइड लिक्विडिटी, इसी तरीके से सेल साइड होल्डिंग वॉल्यूम होता है। ये वैक्स भी एक होल्डिंग चीज है ना भाई, वो होल्ड पड़ी है। वैक्स क्या है, अगर मैं तुम्हारे सामने पूरी मोमबत्ती आगे रही कर दूंगा जो पूरी भरी पड़ी है और ऊपर की साइड उसकी बत्ती छोटी सी, तो मैं कितना अच्छा लगेगा कि यार मेरे पास कितना सारा वैक्स है, पूरा भरा हुआ है, मैं आराम से इसको जला सकता हूँ, पूरी रात मेरी बीत जाएगी, मैं पढ़ भी लूँ। लेकिन अगर मैं इसको आधा कर दूंगा, इतना कर दूंगा, तो तुम्हें क्या लगेगा, इसके अंदर तो वैक्स ही नहीं है, इसके अंदर तो बॉडी नहीं है, होल्डिंग वॉल्यूम, मैं इस पर यकीन कैसे कर लूँ कि पूरी रात मेरी बिता देगी। इसी तरीके से कैंडल्स के साथ होता है, हम कैंडल्स की छोटी बॉडी पे यकीन नहीं करते कि वो अपने आप को नीचे या ऊपर लेके जाएगी, ठीक है। अब यहां पर जो हैंगिंग मैन बना हुआ है ये ऐसी काम करता है, अगर ये बॉटम पे है ना तो इस पे कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये अपने आप को नीचे लेके, क्योंकि इसके पास बॉडी नहीं है इतनी बड़ी। हाँ अगर ये मारू बोझ है तो वो अलग बात होती है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से ये काम करता है। तो अब अगर हमारे पास जो इसके बाद जो कैंडल है, अगर मान लो इसके बाद जो हमारे पास कैंडल है, या इससे पहले वाली जो कैंडल है हमारे पास, ठीक है, यस यस, एक ऐसी कैंडल बनी हुई है हैंगिंग मैन वाली, लाइक दिस, ये हमारे सामने लाइन है, ऐसे वाली हमारे पास लाइन बनी हुई है, ठीक है, रेड कैंडल है।
और उसके बाद हमारे पास जो अगली रेड कैंडल है वो ऐसे बनी हुई है, मान लो इस तरीके से बनी हुई है। तो ये तो बहुत अच्छी हमारे सामने एक आप कह सकते हो कि बेरिश एनगल्फिंग तो नहीं कहेंगे हम इसको, लेकिन एक हैंगिंग मैन का बढ़िया सा मूव दिखेगा कि वो अपने आप को नीचे लेके जा रही। लेकिन अगर इस कैंडल ने अपने आप को नीचे से जला दिया, इस रेड कलर की मारू बोजू ने, ये जो रेड मारू बोजू है, ठीक है, अगर इसने अपने आप को नीचे से जला दिया तो हैंगिंग मैन की पावर यहीं समाप्त होने लग जाएगी थोड़ी थोड़ी देर बाद, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि हैमर की समाप्त होने लग जाती। हैमर के बाद अगर ग्रीन कैंडल आती हो जाए या हैंगिंग मैन के बाद ग्रीन कैंडल आती हो जाए तो उसी तरीके से होता। तो ये अगर नीचे से अपने आप को जला दे और इसके अंदर एक लाइन निकल गया, जिसका मतलब हैंगिंग मैन अब कमजोर हो चुका है, आगे जाके अपने आप को रिवर्स कर देगा। हमें ट्रस्ट नहीं होता ना फिर बाद में। वैसे ही वो छोटी बॉडी वाला है, ऊपर से फिर ऐसे कर दिया, ठीक है। ये होने के 80% चांस होते हैं। देखो हर चीज़ तो 100% नहीं हो सकती, ये तो आपको पता ही है। अब मैं आपको इसको चार्ट पे दिखाता हूँ, ठीक है, कैसे ये चीज़ काम करते हैं, हम लोग कैसे समझेंगे इस चीज़ को। जैसे एग्जाम्पल के लिए ऐसा होता है, ये देखो अगर मैं आपको दिखाऊं, ये आपके सामने है। अभी फिलहाल के लिए ये ग्रीन कैंडल इग्नोर कर दो, आपको इससे कोई मतलब नहीं, इसे हटाओ यहाँ से। सो अगर मैं आपसे बोलूं एक ये हैंगिंग मैन है, रेजिस्टेंस पे बना हुआ है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद एक रेड कलर की पूरी भरी हुई मारूबोजू आती है, एंड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट पैटर्न हमारे सामने रिवर्सल का होता है कि एक हैंगिंग मैन के साथ एक बड़ी सी मारू। अब इस दोनों पैटर्न्स को हम लोग क्या कहते हैं, आज तुम्हें इसका नाम बताऊंगा। अगर तुम्हारे सामने पैटर्न बन गए तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द पैटर्न वेयर द मार्केट इज मेकिंग द सेम मूव जस्ट लाइक ए बेरिश एनगल्फिंग मेक। जैसे कि एक बेरिश एनगल्फिंग मूव बनाती है, इसी तरीके से कैसे बनाती है। तो अगर आपके सामने कभी फ्यूचर में एक हैंगिंग मैन बन जाए और उसके बाद एक रेड कलर की मारूबोजू बन जाए एट दी रेजिस्टेंस, ये चीज आपको याद रखनी है। कैंडल की लोकेशन हमेशा मैटर करती है, बेशक वो कितनी सुंदर क्यों ना हो, ठीक है। तो ये आपके सामने क्या है, दिस इज ए रेड मारूबोजू, ठीक है, एंड दिस इज ए हैंगिंग मैन, ठीक है। क्या कह रहे हो, ये अलग है, ये आपका जो है ना, ये अलग है। ये 2CP का एक पैटर्न है, जैसे कि आपको बताया ना मैंने स्टफ्ड कैंडल्स के लिए, ये स्टफ्ड कैंडल नहीं। यस, इन कैंडल्स को मैंने नाम रखा हुआ है ट्रांजिशंस। दीज आर द ट्रांजिशंस कैंडल। इसी तरीके से आपकी ग्रीन कैंडल भी होती है, ऐसा नहीं कि ग्रीन भी नहीं होती। जैसे एक हैमर आपके सामने बना हुआ है, ठीक है, और उसके बाद एक ग्रीन कलर की मारूबोजू बनती है, ये भी उसी तरीके से काम करेगी, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। समझ आया। तो दीज आर द ट्रांजिशन कैंडल्स, वो अपने आप को ट्रांसफर करती है, अपने को ट्रांजेक्शन करने की कुछ, ये तो सपोर्ट पर होता है, ये अपने आप पर, ठीक है। बहुत जगह आप ये चीज नोटिस करोगे, बहुत जगह नोटिस करोगे ये चीज। कभी कभी इनके बीच में एक दो कैंडल आ जाएंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। मारूबोजू चाहिए हैंगिंग मैन के बाद, चाहे वो एक कैंडल के बाद आए, चाहे वो दो कैंडल के बाद आए। हैंगिंग मैन और मारूबोजू के बीच में अगर एक दो कैंडल आ गए ना, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें ओवरऑल दोनों का जो एक कॉम्बिनेशन है वो चाहिए विद इन ए 4 कैंडल्स के अंदर, 4 से 5 कैंडल के अंदर हमें ये दोनों कैंडल्स चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हमें मार्केट को नीचे की साइड देखना है चलते हुए। तो ये इसी तरीके से हैंगिंग एक हैमर और एक ग्रीन मारूबोजू के साथ भी ऐसे होता है, अगर वो साथ में नहीं है, लेकिन हाँ उसके बीच में 2-3 कैंडल बनने के बाद एक मारूबोजू वो बन गई। अब अगर इनके ऊपर नीचे किसी भी जगह पर हमें स्टफ्ड देखने को मिलती है, वो स्टफ्ड एरिया जो देखने को मिलता है, उस कंडीशन में हमें फेल होती हुई दिखेगी फ्यूचर में। ज्यादा लंबा मूव देने की कोशिश नहीं करेगी, मारूबोजू खुद अपने आप को कमजोर कर रही है। समझ आया। इस तरीके से काम करता है। मैं आपको चार्ट पर दिखाता हूँ ये कैसे दिखता है हमें, लाइक दिस। यहाँ तो मैंने तुम्हें दिखाई दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो बिल्कुल सिंपल है आपके सामने, ठीक है। हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द स्टफ्ड कैंडल, क्लियर मारूबोजू लाइक A1, ठीक है। ये देखो, ये आपके सामने स्टफ्ड कैंडल है, आपके सामने बनी हुई है। आई रिवर्स करी, ऊपर नहीं गई, फेल नहीं करा, लेकिन रिवर्स करी, देन फिर अपने आप को नीचे लेके आ गई, ठीक है।
ठीक है। कभी कभी वो मैंने क्या बोला 80% चांस होते हैं, रिवर्स तो जरूर करेगी, ऐसा नहीं हो सकता रिवर्स नहीं, वो अपने आप को रिवर्स करेगी फिर अपने आप को नीचे लेके जाएगी, या अपने आप को रिवर्स भी कर सकती है, ऐसा भी हो सकता है। कंटिन्यूएशन के ऊपर बात होती है सारी। इसी तरीके से सुपीरियर्स को आपको ज्यादा देखना पड़ेगा, जो बिल्कुल टॉप पे होती है वो ज्यादा। ये देखो, ये आपको दिख रही है, ये दोनों कैंडल्स आप देखो, ठीक। तो स्टफ्ड नहीं होनी चाहिए, स्टफ्ड होगी तो उसमें उसकी जो पावर है वो खत्म हो जाएगी, वो हमें ज्यादा नहीं दिखेगी, अपने आप को कमजोर दिखाने की कोशिश करेगी, डायरेक्ट मूव हमें नहीं दिखेगा। जस्ट लाइक आप ये देख सकते हो, ये एक पार्शियल हैंगिंग मैंने आपको पता है, मैं पहले ही बताया हुआ, दिस इज द पार्शियल। ये जो आपको कैंडल दिख रही है, उसके बाद एक बीच में ग्रीन कैंडल है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसके बाद हमें एक दिखती है बहुत ही बढ़िया मारू बोजू विदाउट एनी स्टफ्डमेंट, कोई भी स्टफ्ड नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे सामने है, ठीक है। तो ये 80% चांसेस होते हैं इसके अच्छी तरीके, वो अपने मतलब चैनल के हिसाब से मूव क्रिएट करती है ना भाई। अगर इतना चैनल है तो वो यहां से जाएगी यहां आ जाएगी, अगर इतना चैनल है तो यहां से जाएगी यहां आ जाएगी, तो डिपेंड करेगा। जैसे यहां देखो, यहां पर आपके सामने जो चैनल है वो इतना बना हुआ है, तो वो क्या करेगी, वो अपना मूव भी तो उस हिसाब से देगी। हैंगिंग मैन, मारूबोजू एंड मूव, ये जो मूव है वो अपने चैनल के हिसाब से दे रही है, ठीक है। जो मूव है वो अपने चैनल के हिसाब से दे रही है, ऐसा नहीं है कि वो अंधाधुंध मूव दे देगी। वो ब्रेकआउट वाला कॉन्सेप्ट नहीं बताना मैं आपको बस विक्स के बारे में बता दूं कि किस तरीके से विक्स और शेडोज हमारी कैंडल्स को समझने में हेल्प करती है। समझ आए सभी को? सो गाइस, ये दोनों आपके कैंडल्स के नाम है, डिपेंड ऑन लोकेशन, बिल्कुल सही बोला। पहला आपके सामने ऐसा बनता है लाइक दिस, एंड द नेक्स्ट सेकंड है आपके सामने ये, ठीक है। दीज आर द स्टफ कैंडल्स, इनमें बेरिज प्रेशर और साथ ही साथ किस तरीके से, जैसे मोमबत्ती पिघलती है तो हमें कैसे पता लगता है कि इसमें प्रेशर आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसी तरीके से आपकी रेड वाली जो मोमबत्ती होती है वो कैसे नीचे से पिघलती है, वो आपके लिए है। एंड हाउ वी कॉल्ड इट, वी कॉल्ड देम ट्रांजिशन कैंडल्स। समझ आया सबको? गाइज, ये था आपका पहला टॉपिक फेज 6 का, विच आर बेस्ड ऑन द विक्स एंड शेडोज।